हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द S3 रॉयल फैमिली में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक शानदार क्लास जिसमें हम भारत के कुछ राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये सभी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स जो हैं ऑल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। कहीं ना कहीं 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं, चाहे फिर वो वन लाइनर टाइप क्वेश्चन हो या फिर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन हो। और सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के साथ हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए वीडियो को एंड तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं आज का क्लास। हमारा पहला मूवमेंट जो है, हमारा पहला आंदोलन वो है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। तो फ्रेंड्स, जो हमारा 1857 क्रांति हो गई या फिर कांग्रेस के जो भी अधिवेशन है वो हम किसी और क्लास में देख लेंगे, लेकिन आज के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये है 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम क्या था। तो फ्रेंड्स, ये था भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति के में सुधार के लिए लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पेश किया गया था। और इस अधिनियम में विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण की शुरुआत की। और इसने जो है विश्वविद्यालय की शिक्षा का दायरे का विस्तार किया था। तो ये थी 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। और वहीं बात करें यूजीसी के पहले अध्यक्ष, तो ये थे डॉक्टर स्वरूप भटनागर। 1953 से 1955 तक ये रहे थे। वही हमारा अगला मूवमेंट है 1905 में बंगाल का विभाजन। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है। तो फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा जो थी वो 19 जुलाई 1905 को भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। उस समय जब बंगाल विभाजन हुआ था उस समय लॉर्ड कर्जन पूछे जाते हैं, वायसराय तो लॉर्ड कर्जन। और किस सन में हुआ था, तो 1905 में। और एक मुस्लिम बहुल प्रांत का सृजन करने का उद्देश्य से ही भारत के बंगाल को 2 भागों में बांट दिए जाने का निर्णय लिया। और बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 में प्रभावी हुआ, यानी लागू हो गया। नेक्स्ट है हमारा मुस्लिम लीग। तो फ्रेंड्स, मुस्लिम लीग जो है वो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। आगा खान ने ढाका के नवाब सलीम मुल्ला और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। और बकार उल मुल्क मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें 30 दिसंबर 1906 ढाका बांग्लादेश में इसकी स्थापना हुई थी। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय था वो लखनऊ, यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में था। और ढाका जो है वो बांग्लादेश की राजधानी में इसकी स्थापना हुई। और वहीं बात करें इसका जो उद्देश्य था वो 1906 में भारतीय मुसलमानों के लिए अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए मुस्लिम लीग की स्थापना की। तो ये इसका उद्देश्य था मुस्लिम लीग की स्थापना करने का। तो फ्रेंड्स, वहीं नेक्स्ट है हमारा सूरत अधिवेशन 1907। ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सूरत अधिवेशन जो है 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ, जिसमें कांग्रेस गरम दल और नरम दल 2 दलों में बट गई। वहीं बात करें, इसी को सूरत के विभाजन कहते हैं। और 1907 के अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, रास बिहारी बोस ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और वहीं बात करें, इस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम मार्ले मिंटो के सुधार के नाम से भी जानते हैं। तो ये मार्ले मिंटो सुधार क्या था, तो वर्ष 1909 में भारत परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, लाया गया था। और इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी। तो फ्रेंड्स, कई बार पूछा जाता है भारत में चुनाव को पहली बार मान्यता कब मिली थी, तो 1919 में मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में पहली बार भारतीयों को प्रतिनिधित्व मिला था। और केंद्रीय एवं विधान परिषदों के सदस्यों की समिति के अधिकार भी प्रदान किए गए थे। तो इसमें जो है
विधान परिषदों के सदस्यों को समिति को भी अधिकार प्रदान किए गए थे। और वहीं एक ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसमें, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या जो थी वो 60 हो गई थी और गवर्नर जनरल की जो कैबिनेट में एक भारतीय सदस्य होगा ये भी सुनिश्चित कर दिया था। और जो पहले कैबिनेट भारतीय सदस्य थे वो थे एसपी सिन्हा। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा 1911 सम्राट का दिल्ली दरबार। तो फ्रेंड्स ये है 1911 सम्राट का दिल्ली दरबार। और 1911 का दिल्ली दरबार महाराजा जॉर्ज पंचम के पदारोहण के अवसर पर आयोजित किया गया था। और यह दरबार 2 कारणों से ऐतिहासिक था, यानी 2 कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था कि केवल इसी दरबार में महाराज स्वयं उपस्थित थे, जो दिल्ली के ब्रिटेन के जो सम्राट थे महाराजा जॉर्ज पंचम वो खुद स्वयं यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और दूसरी बात थी कि इसी में शाही राजधानी की कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा की थी। और ये घोषणा की थी महाराजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी मैरी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा गदर पार्टी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अभी हाल ही में CDS में भी पूछा गया था कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो 15 जुलाई 1913 को संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा संत बाबा बासाखात सिंह, ददेहर बाबा ज्वाला सिंह और संतोष सिंह और सोहन सिंह भकना के नेतृत्व में गदर पार्टी का गठन किया गया था, जिसका नाम पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था, लेकिन बाद में इसका नाम गदर पार्टी कर दिया गया था। और ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका के अंदर इसका मुख्यालय था। और मोस्टली जो है लाला हरदयाल इसके संस्थापक बताए जाते हैं। वही बात करते हैं नेक्स्ट। तो हमारा नेक्स्ट है होम रूल लीग। तो फ्रेंड्स ये 1916 की घटना है। होम रूल लीग आंदोलन जो था, अखिलीय भारतीय होम रूल लीग एक राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना 1916 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा भारत में स्वशासन के लिए राष्ट्रीय मांग का नेतृत्व करने के लिए होम रूल लीग के नाम के साथ की गई थी। और वहीं बात करें भारत के ब्रिटिश राज्य में एक डोमिनियन का दर्जा प्राप्त करने के लिए ऐसा किया गया था, ये इसका उद्देश्य था। और लोकमान्य तिलक द्वारा गठित होम रूल लीग का मुख्यालय जो था वो पुणे के अंदर था, पुणे महाराष्ट्र में। और मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट कहते हैं या फिर लखनऊ समझौता के नाम से भी जानते हैं। बात करें 1916 के लखनऊ समझौते पर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच हस्ताक्षर हुए थे। और इस समझौते के परिणाम स्वरूप यानी उसके बाद मुस्लिम लीग के नेता भारतीय स्वतंत्रता की मांग करते हुए कांग्रेस आंदोलन में शामिल होने के लिए सहमत हुए। और लखनऊ समझौते को हिंदू मुस्लिम एकता के लिए आशा की किरण के रूप में देखा गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और वहीं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो है बाल गंगाधर तिलक और ये मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे साइन कर रहे हैं लखनऊ पैक्ट 1916, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा चंपारण सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स चंपारण सत्याग्रह जो था वो 1917 में हुआ। बात करें चंपारण आंदोलन मूल तौर पर नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था। और इस पूरे आंदोलन को लेकर पत्रकार पुष्यमित्र ने चंपारण 1917 के नाम से किताब लिखी जिसमें इसका पर्याप्त विवरण है। ये पुस्तक किसने लिखी थी? एक पत्रकार थे पुष्यमित्र ने, जिन्होंने चंपारण 1917 नामक पुस्तक लिखी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और वहीं बात करें ये चंपारण का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन था, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये महात्मा गांधी जी जो हैं चंपारण के सत्याग्रह में मौजूद हैं। चंपारण जो है वो बेतिया मोतिहार बिहार के अंदर पड़ता है। अगला है हमारा रॉलेट एक्ट। तो फ्रेंड्स रॉलेट एक्ट जो है वो 1919 में हुआ था। और रॉलेट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है क्योंकि इसको ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को कुचलने के लिए बनाया था। यह एक ऐसा कानून बनाया था कि इसके अंदर ब्रिटिश सरकार को एक अधिकार दिया गया था कि वह किसी भी भारतीय लोग को बिना मुकदमा चलाए अदालत में और जेल में बंद कर सकते हैं। अपनी मनमानी और अपनी मर्जी के मुताबिक जितने समय तक चाहें उतना
समय तक उनको जेल में बंद कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट, काला अधिनियम इसे कहा गया था 1919। और इसी में जो है कहा गया था कि नो अपील, नो दलील, नो वकील। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा इसको ध्यान से डिस्कस करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ये पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता को गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जलियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन, बहुत बड़ा सम्मेलन के रूप में आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, और जिसके कारण ही जनरल डायर जो था उसने निहत्थे जनता पर गोली चलवा देने के आदेश दे दिया। और यह घटना जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना गया, और इसमें जो है हजारों लोगों की डेथ हो गई। ये आप देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो है इतिहास, 13 अप्रैल 1919। इसको एक काला दिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स देख सकते हैं इस तरह से जो थे लोग बैठे हुए थे, और यहाँ पे सिपाहियों ने, ब्रिटिश सैनिकों ने गोलियों से हत्या कर दी। और आज भी ये जलियांवाला बाग में आज भी गोलियों के निशान हैं, किस तरह से वहाँ पे मारा गया आज भी देखा जा सकता है। तो आप लोग अगर कभी जाएं अमृतसर तो आप ज़रूर देख कर आएँ। नेक्स्ट है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होगा यहाँ पे, सॉरी बाय मिस्टेक लिख गया यहाँ पे कैम्सफोर्ड। मॉन्टेग और चेम्सफोर्ड जो है ये मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार या अधिक संक्षेप में मोंटफोर्ड सुधार के रूप में भी जाने जाते हैं। और भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा धीरे धीरे भारत को स्वराज्य संस्थान का दर्जा देने के लिए पेश किया गया था, और ये पेश किया गया था 1919 में। और प्रांतों में द्वैध शासन भी 1919 के तहत ही लगा था। और वहीं नेक्स्ट है हमारा 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विषयों के वर्गीकरण का प्रावधान किया, और अधिनियम ने आयकर को केंद्र सरकार के राजस्व के स्रोत के रूप में रखा। तो यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट हमने असेंबली मेंबर्स और ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स ये सब कुछ दिए हैं। आपको ये पीडीएफ में अच्छे से मिल जाएगा। आप लोग पीडीएफ जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक हमारे चैनल के अबाउट में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया। भाई नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। 1919 में हुआ था ये आंदोलन, और खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था तुर्की के खलीफा को पद को पुनः स्थापित करना। और खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1924 तक चला था। हालांकि इस आंदोलन का सीधा संबंध भारत से नहीं था, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसका प्रारंभ 1919 में अखिल भारतीय कमेटी का गठन करके किया गया था। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे खिलाफत आंदोलन। और वही बात करें भारतीय जो खिलाफत आंदोलन था वो सन 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था, और खिलाफत आंदोलन मार्च 1919 से जनवरी 1921 तक चला था। और अली बंधुओं ने शुरू किया था ये, और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में इसका नेतृत्व किया गया। वही नेक्स्ट है हमारा 1920 असहयोग आंदोलन। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। असहयोग आंदोलन अंग्रेज़ों के अत्याचार के खिलाफ 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। और सत्याग्रह आंदोलन यह अंग्रेज़ों द्वारा प्रस्तावित अन्यायपूर्ण कानूनों और कार्यों के विरोध में देशव्यापी अहिंसक आंदोलन था। इस आंदोलन में यह स्पष्ट किया गया था कि स्वराज अंतिम उद्देश्य है। तो यानी इस आंदोलन में बताया गया था कि हमारा जो उद्देश्य है वो स्वराज है और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त कराना है। तो ये था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में चला था। और फिर चौरी चौरा हत्याकांड के बाद ये जो है 1922 में इसको वापस ले लिया गया था। और वहीं बात करें सितंबर 1920 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था। इसमें असहयोग आंदोलन संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। और इसके बाद दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन नागपुर में आयोजित किया गया था। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। वहीं नेक्स्ट है, अभी हमने आपको बताया था
चौरी चौरा हत्याकांड। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चौरी चौरा हत्याकांड। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस तरह से जो है। वहीं बात करें डिटेल्स में, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले का एक कस्बा है। इस शहर में 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई, जब किसानों की एक बड़ी भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 पुलिसकर्मियों और 3 नागरिकों की मौत हो गई। और इस घटना के परिणाम स्वरूप, इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को जो है 1920 से 1922 वापस ले लिया। और इस वजह से जो है जनता जो है काफ़ी आक्रोश में आ गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से जला दिया गया था गोरखपुर चौरी चौरा हत्याकांड 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट है फ्रेंड्स काकोरी हत्याकांड। काकोरी जो है 9 अगस्त 1925 की रात चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिरी और ठाकुर रोशन सिंह समेत तमाम क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत पर बड़ी चोट की। इन लोगों ने लखनऊ से कुछ दूरी पर काकोरी और आलमनगर के बीच ट्रेन में ले जा रहे सरकारी खजाने को लूट लिया। तो फ्रेंड्स ये जो काकोरी हत्याकांड था ये 9 अगस्त 1925 में हुआ था। और इसके जो मुख्य नायक थे वो चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लाहिड़ी, ठाकुर रोशन सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह ये लोग जो थे वो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर शहर से थे, जो कि शाहजहाँपुर शहीदों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं बात करें ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और ये हमारे राम प्रसाद बिस्मिल, इन लोगों को जो फांसी दे दी गई थी। और वहीं राजेंद्र लाहिड़ी को काले पानी की सज़ा दे दी। और चंद्रशेखर आज़ाद ने खुद लखनऊ के अल्फ्रेड पार्क में अपने खुद से गोली मार ली थी। और वहीं बात करें काकोरी हत्याकांड जो है का नाम बदल दिया गया है। अब इसका जो नाम है योगी जी ने काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, काकोरी ट्रेन एक्शन। नेक्स्ट है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारत में साइमन कमीशन की नियुक्ति जो थी वो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1927 में भारत में सरकार अधिनियम 1919 की समीक्षा यानी 1919 के तहत समीक्षा के लिए एक साइमन कमीशन की नियुक्ति की। और 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि आयोग में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो फ्रेंड्स कई बार पूछा जाता है कि 1927 में साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया, तो क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था इस आयोग में। और फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत आगमन, तो ये था फ्रेंड्स 1928। आप लोग यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका गठन संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने और भारत में सरकार को सिफारिश करने के लिए किया गया था, ये इसका उद्देश्य था। और वहीं बात करें साइमन कमीशन ने कुल 2 बार भारत का दौरा किया। ये फ्रेंड्स 2 बार आया था साइमन कमीशन, और पहली बार वह फरवरी मार्च 1928 में भारत आया था, और जबकि दूसरी बार जो है वह अक्टूबर 1928 में भारत आया था। और 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं बात करें इन्होंने साइमन कमीशन मुर्देबाद के नारे लगाए और इन पे लाठीचार्ज होने की वजह से इस आंदोलन में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है हमारा 1929 असेंबली बम जो कि भगत सिंह ने फेंका था असेंबली पर। तो फ्रेंड्स ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। 8 अप्रैल 1929 को क्रांतिकारियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। तो फ्रेंड्स इस घटना को आधुनिक भारतीय इतिहास में सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग केस के नाम से जाना जाता है। अब इसको जो है सेंट्रल असेंबली बॉम्बिंग नाम केस के नाम से जाना जाता है। और इसका उद्देश्य जो था वो उद्देश्य मारना, किसी को मारना बल्कि बहरे लोगों को सुनाना था। जो लोग सोए हुए थे
आज़ादी के लिए नहीं लड़ रहे थे, उनको इससे जगाना था और विदेशी सरकार को उसके क्रूर शोषण की याद दिलाना था, जो कि बहुत ज़्यादा क्रूरता बरत रहे थे। तो फ्रेंड्स, पब्लिक सेफ्टी बिल, जो कि पब्लिक सेफ्टी बिल आ रहा था, इसके विरोध में इन्होंने असेंबली पर बम फेंका था। तो बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी बिल आखिर था क्या। तो पब्लिक सेफ्टी बिल में सरकार को संदिग्धों पर बिना मुकदमा चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया गया जाना था। तो ये पब्लिक सेफ्टी बिल था और इन लोगों ने सलाह की थी कि जैसे ही ये पब्लिक सेफ्टी बिल असेंबली में पारित किया जाए, वैसे ही हम लोग बम फेंक देंगे। तो दोनों बिलों का मकसद अंग्रेजी सरकार के खिलाफ उठ रही आवाज़ों को दबाना था और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त असेंबली बम कांड में दोषी पाए गए। इसमें दोनों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और बटुकेश्वर दत्त को काला पानी जेल में भेज दिया गया। फ्रेंड्स, काला पानी जेल जो है वो हमारे अंडमान निकोबार में है। और वहीं नेक्स्ट है हमारा 1929 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज मांग। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स ये। 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन तत्कालीन पंजाब प्रांत की राजधानी लाहौर में हुआ और इस ऐतिहासिक अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया तथा पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया। और वहीं बात करें, जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। और एक प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता हर्षत मोहानी, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्षत मोहानी 1921 में अहमदाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज अर्थात अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता मांग करने वाले पहले कार्यकर्ता थे। जवाहरलाल नेहरू से भी पहले कार्यकर्ता थे हसरत मोहनी, जो कि 1921 अहमदाबाद अधिवेशन में इन्होंने मांग की थी। किस चीज़ की? पूर्ण स्वराज की। भाई नेक्स्ट है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930। तो फ्रेंड्स, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था और 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया गया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। यानी इनकी 11 मांग थी और उस पर जो है ब्रिटिश सरकार ने कोई भी इनके पक्ष में कोई भी बात नहीं रखी। और इसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च से हुई। और वहीं बात करते हैं, समुद्र के पानी के बाष्पीकरण के बाद बने नमक को उठाकर गांधी जी ने सरकारी कानून को तोड़ा और नमक के उत्पादन पर सरकार का एकाधिकार था, इसलिए किसी के लिए भी नमक बनाना गैर कानूनी समझा जाता था। नमक कानून को तोड़ने के बाद सारे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी गांधी जी ने चलाया था। भाई नेक्स्ट है हमारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो फ्रेंड्स, अब ये हम जो है 3 गोलमेज सम्मेलन यहाँ पर देखने वाले हैं और 3 के तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आते हैं और वन लाइनर टाइप क्वेश्चंस भी आते हैं और हर एग्ज़ाम्स में आता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। पहला गोलमेज सम्मेलन जो था वो नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक चला और लंदन, ये चला कहाँ पे? लंदन, जो कि ब्रिटेन की राजधानी में रॉयल गैलरी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में 12 नवंबर 1930 को महामहिम जॉर्ज पंचम द्वारा औपचारिक रूप से गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया और इसकी अध्यक्षता जो थी वो प्रधानमंत्री ने की थी। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है गोलमेज सम्मेलन हुआ करते थे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है BR अम्बेडकर जी, जो कि भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं, ये यहाँ पे अपना पक्ष रख रहे हैं। वही नेक्स्ट है हमारा गोलमेज सम्मेलन 1931, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी सम्मेलन में महात्मा गांधी लंदन गए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हो गया था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ और यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। यहाँ पर क्या था कि भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी सांप्रदायिक समस्या जो अपनी जाति विवाद के हिसाब से वहाँ पे रखा और इन लोगों के वाद विवाद की वजह से ये जो
सम्मेलन था वो असफल रहा। लंदन से वापस आकर गांधी जी ने पुनः सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। और वहीं बात करें, इस सम्मेलन में प्यारेलाल नैयर, सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, महादेव देसाई, BR अम्बेडकर समेत 31 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं महात्मा गांधी जी बैठे हुए हैं और भी काफ़ी लोग जो हैं जो पहचान में नहीं आ रहे हैं। और फ्रेंड्स जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दें, यहाँ पर वेस्टन चर्चिल नाम के एक व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को जो था नंगा फ़कीर बोला था, जो कि वहाँ पत्रकार हुआ करता था। ये भी आपका जो है इसको नोट डाउन कर लीजिए कि किसने महात्मा गांधी जी को नंगा फ़कीर बोला, तो वेस्टन चर्चिल ने बोला था। वही नेक्स्ट है गांधी इरविन समझौता। तो फ्रेंड्स ये हुआ था गांधी इरविन समझौता 1931 में। और बात करें 5 मार्च सन 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौते से, जैसे इरविन समझौता, गांधी इरविन समझौता पैक्ट भी कहते हैं। और वहीं बात करें, इसमें हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा करने पर सहमति बनी थी। काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये। और फ्रेंड्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि इस समझौते से शहीद भगत सिंह जी को नहीं बचाया जा सका। तो इसी वजह से जो है वो हमारे भारतीय युवा जो थे वो 2 विचारधाराओं में बट गए थे, एक तरफ भगत सिंह के और दूसरी तरफ महात्मा गांधी को। तो कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग महात्मा गांधी के पक्ष में बात करते हैं तो कुछ लोग भगत सिंह को मानते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है वो 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूर्व महात्मा गांधी तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच यह समझौता हुआ था। और जो समझौता के जो बिंद थे वो ये थे कि ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा किया जाएगा, भारतीयों को समुद्र तट पर नमक बनाने की आज़ादी दी जाएगी, यानी अनुमति दी जाएगी, भारतीयों को धरना एवं प्रदर्शन की अनुमति भी दी जाएगी। और विशेष जो था वो पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के साथ समानता के स्तर पर समझौता किया। और दूसरा पॉइंट था गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने एवं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का आश्वासन दिया। जब ये गांधी इरविन समझौता हो गया उसके बाद ही जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आरंभ 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और तीनों सम्मेलनों के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो जो इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे, तीनों सम्मेलनों की अध्यक्षता इन्होंने की थी, रैमजे मैकडोनाल्ड। और इस सम्मेलन के समय भारत के सचिव सैमुअल हॉर थे। और जो भारत के जो सचिव थे वो सैमुअल हॉर थे। और बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व किया और तेज बहादुर सुप्रू ने उदारवादियों का प्रतिनिधित्व किया। और वहीं बात करें बेगम जहां आरा शहनवाज ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स। कई बार पूछा जाता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया, तो सिर्फ हम लोगों को पता होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके साथ साथ बहादुर सुप्रू और एक महिला थी जहां आरा शहनवाज, बेगम जहां आरा शहनवाज, ये 3 लोगों ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। ये भी आप लोग याद रखें। वही नेक्स्ट है हमारा पूना पैक्ट। पूना पैक्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसकी बात करें, राजगोपालाचार्य, जयकर, तेज बहादुर सुप्रू, घनश्याम दास बिड़ला इत्यादि नेताओं के प्रयासों से 24 सितंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और दलित नेता भीमराव अंबेडकर जी के बीच एक समझौता हुआ, हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते को इतिहास में पूना समझौते के नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें जो है पूना समझौता हुआ था। और पूना पैक्ट की मुख्य विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार थी कि पूना पैक्ट सितंबर 1932 में डिप्रेस्ड क्लास को
बाद में प्रांतीय केंद्रीय विधान परिषदों में अनुसूचित जाति आरक्षित सीटों के रूप में जाने लगा। तो इसमें जो है अनुसूचित जातियों वाले वर्ग को कुछ आरक्षित सीटें दे दी गई थीं और उन्हें आम मतदाताओं द्वारा मतदान किया जाना था, तो उनको भी आम मतदाताओं के द्वारा मतदान करने की अनुमति दी गई और अधिनियम गांधी जी के आमरण अनशन के कारण लागू हुआ। तो गांधी जी ने काफ़ी आमरण अनशन किया, तो इस तरह से जो है ये अधिनियम लागू हो गया। तो बात करते हैं कि पूना पैक्ट किससे संबंधित था। तो फ्रेंड्स ये जो था वो हमारा पूना पैक्ट अनुसूचित जातियों के पक्ष में था, उनके हित में था, तो ये उनसे संबंधित था। वहीं हमारा नेक्स्ट है अगस्त प्रस्ताव। तो फ्रेंड्स ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को शुरू हुआ था, इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन द्वितीय विश्व युद्ध के समय 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह एक आंदोलन था जिसका लक्ष्य भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन में शुरू किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट देखते हैं। यूसुफ मेहर अली एक कम्युनिस्ट और श्रमिक संघवादी जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया, इन्होंने ही भारत छोड़ो का नारा दिया था। फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम लोगों को लगता है कि भारत छोड़ो नारा नहीं, भारत छोड़ो एक आंदोलन है। तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन भी है जो कि 8 अगस्त 1942 महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था। और यूसुफ मेहर अली जो कि मुंबई के मेयर थे, तो उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। ये भी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्रिप्स मिशन। तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया। भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने के लिए मार्च 1942 में सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा गया। यह क्रिप्स मिशन भारतीय राज्य व्यवस्था में कुछ संवैधानिक सुधार करने के लिए प्रस्ताव लेकर भारत आया। फ्रेंड्स इससे तो डेफिनेटली क्वेश्चन बनता ही बनता है, क्रिप्स मिशन कब आया या फिर और इसके अध्यक्ष कौन थे और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसमें कितने सदस्य थे। तो इस तरह से, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को क्या बताया। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स के प्रस्ताव को विफल बैंक पोस्ट डेटेड चेक बताया। ये इन्होंने महात्मा गांधी जी ने बोला था, विफल बैंक पर पोस्ट डेटेड चेक के रूप में वर्णित किया। और वहीं बात करें इसके 3 सदस्य थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस एवं एवी अलेक्जेंडर, और सर स्टेफर्ड क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष थे। और वहीं बात करें इनको याद करने की ट्रिक, तो फ्रेंड्स आप लोग जो है PAS पास मीन्स क्रिप्स मिशन, तो P से हो जाएंगे इसके पैथिक लॉरेंस और S से अलेक्जेंडर हो जाएंगे और S से स्टेफर्ड, तो पास मीन्स क्रिप्स मिशन। तो पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड, ये जो है आप लोग याद रखें। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन का सदस्य नहीं था, तो 3 के अलावा भी चौथा एक ऑप्शन होता है, आप लोग वहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है आज़ाद हिंद फौज 1943। आज़ाद हिंद फौज की शुरुआत रास बिहारी बोस ने की थी। यह शुरू में अक्टूबर में अफगानिस्तान में स्थापित किया गया था और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1943 में भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जापान की सहायता से टोक्यो में रास बिहारी बोस ने इसका गठन किया। और आज़ाद हिंद फौज पहले सरकार की सेना थी। आज़ाद हिंद फौज जो थी वो पहली सरकार की सेना थी। और वहीं बात करें भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के साथ साथ अंग्रेज़ों ने भारत की आज़ादी की गति तेज़ करने की मांग की और जो आज़ाद हिंद फौज का अपनी स्थापना की शुरुआत ही अंतिम उद्देश्य था। यानी जो अंग्रेज़ हैं वो भारत की आज़ादी जल्दी से जल्दी दे दें, ये आज़ाद हिंद फौज का जो है अंतिम उद्देश्य था। वही नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा कैबिनेट मिशन 1946। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया और इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्च 1946 में ब्रिटिश राज्य से भारतीय नेतृत्व को सत्ता हस्तांतरित की योजनाओं पर चर्चा करने के लिए शुरू किया गया था। और वहीं बात करें कैबिनेट मिशन प्रस्ताव 1946, इसके अंतर्गत निर्धारित किया गया कि अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्य शामिल होंगे और इनमें से 6 सदस्य भारतीय होंगे और राष्ट्रीय कांग्रेस में 5 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होंगे और 5 मुस्लिम लीग से होंगे और 3 सदस्य अन्य अल्पसंख्यकों की ओर से शामिल होंगे। और फ्रेंड्स ये जो था 12 अगस्त 1946 को वायसराय ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये जो था वो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। और वहीं बात करें संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो भी कैबिनेट मिशन के द्वारा ही हुआ था। और संविधान सभा 1946 की बात करते हैं तो इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया था। फ्रेंड्स ये जो है ये कार्य स्टार्ट किया था और संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। और वहीं बात करें राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। और 1 दिसंबर से इन्होंने अपना कार्य करना शुरू किया था, बल्कि 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई तो 9 दिसंबर 1946 में पहली बैठक संविधान सभा ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष चुना और उसे 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना। और संविधान सभा के पहले अस्थायी जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा अंतरिम सरकार 1946। तो अंतरिम सरकार 1946 भारत की अंतरिम सरकार, जिसे भारत की अंतरिम सरकार के रूप में भी जाना जाता है, इसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और भारत की नवनिर्वाचित संविधान सभा से हुआ था, जिसका कार्य ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता के संक्रमण में सहायता करना था। और फ्रेंड्स जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रमुख थे। एक प्रधानमंत्री की संयुक्त शक्तियाँ मंत्रिपरिषद के उपाध्यक्ष को दी जाती थी और यह पद कांग्रेस नेता जवाहरलाल नेहरू द्वारा धारण किया गया था। ये जो प्रधानमंत्री की शक्तियाँ जो थीं वो उपाध्यक्ष को दी जाती थी और जो उपाध्यक्ष बने वो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने पर संविधान सभा भारत की अंतरिम यानी प्रोविजनल संसद बन गई। 1952 में नए संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम आम चुनाव होने तक अंतरिम ही रही। 1950 में संसद सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 296, काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा माउंटबेटन योजना 1947, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माउंटबेटन योजना जो है वो 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने अपनी योजना को सामने रखा, जिसमें भारत के राजनीतिक समस्या के समाधान के लिए कदमों की रूपरेखा तैयार की गई। और योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया जाना था। तो फ्रेंड्स लॉर्ड माउंटबेटन की जो योजना थी वो भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने की योजना थी और बंगाल और पंजाब को विभाजन होगा। NEFP नॉर्थ ईस्ट फेडरेशन प्रांत, पूर्व सीमा प्रांत, उत्तर पूर्व सीमा प्रांत और असम के सिलहट ज़िले में एक जनमत संग्रह करा दिया गया था। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मोहम्मद अली जिन्ना और ये लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को प्रधानमंत्री एटली हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत विभाजन योजना की घोषणा की गई यहाँ पर। और यहाँ पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख सकते हैं आप लोग। वहीं फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा भारत स्वतंत्रता प्राप्ति 1947। तो फ्रेंड्स 14 अगस्त 1947 को भारत का 2 स्वतंत्र राज्यों में विभाजन हो गया, 2 जो है देशों में बट गया भारत। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। वास्तव में भारतीय स्वतंत्रता किसी एक तत्व का परिणाम नहीं, वरना इनके अनेक तत्वों के सामूहिक प्रयत्नों का परिणाम थी।
और संक्षेप में अगर कहा जाए तो समय की गति और परिस्थितियों के दबाव के कारण भारत को स्वतंत्रता मिली। ये बात सही है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से वहाँ पे ये सिचुएशन बनी और भारत को स्वतंत्रता मिली। और बात करें क्लेमेंट एटली 1935 से 1955 तक लेबर पार्टी के नेता रहे और 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तो फ्रेंड्स बात करें कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटेन के कौन थे, तो ये थे क्लेमेंट एटली, जो कि लेबर पार्टी के नेता थे। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आज हमने आपके साथ डिस्कस किए। और फ्रेंड्स मैं आपको सुनिश्चित कराता हूँ कि हर एग्ज़ाम्स में एक या दो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आते हैं। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ उस समय हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, और जबकि राष्ट्रपति 1950 के बाद बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, तो उस समय जब राष्ट्रपति थे ही नहीं तो किसने शपथ दिलाई। तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाय द वे हम आपको बता दें कि उस समय हमारे प्रथम गवर्नर जनरल, जो भारतीय प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत स्वतंत्र होने के बाद, लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने जो थे प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो ये है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो ये तीनों का क्वेश्चन जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे संबंधित क्वेश्चन आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन तीनों का मतलब मीनिंग अलग अलग है। और फ्रेंड्स तो आज थे ये जो थे वो आज के हमारे कुछ सिलेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए। ऐसे ही हम लाते रहेंगे आपके लिए अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियो। फ्रेंड्स बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।